देखो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के 2 पार्ट जब हम और कर लेंगे ना तो हमारा टॉप 100 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बाद में इसके बारे में जब हमारी क्लास खत्म होने वाली होगी। अभी हम लोग एमसीक्यूज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन, मैं हूँ स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चल रही है हमारी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की 100 एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी एवरीवन? और जब रेडी होते हैं तब क्या करते हैं? यस, कमेंट में हार्ट बनाते हैं या फिर हम सब बनाते हैं, तो हमें जोश आ जाता है और हम फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीवन ना? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का, और आज से मैंने हिंदी भी इंक्लूड कर दिया है। लॉ एंड एथिक्स में भी किया था, इसमें भी कर दिया है। SOPs आर मेनली यूज्ड टू, SOPs को मेनली किस लिए यूज किया जाता है? इंक्रीज सेल्स, स्टैंडर्डाइज फार्मेसी प्रैक्टिसेस, रिड्यूस मेडिसिन, इम्प्रूव पैकेजिंग। मानक परिचालन प्रक्रियाओं, जिसको इंग्लिश में SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, का मुख्य रूप से उपयोग किन के लिए किया जाता है? बिक्री को बढ़ाने के लिए? कभी नहीं। फार्मेसी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए? बिल्कुल। दवाओं की खपत कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। पैकेजिंग में सुधार लाने के लिए? बिल्कुल नहीं। SOP का मेनली यूज होता है जो भी हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस है, जो भी हमारी फार्मेसी प्रक्रियाएं हैं, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत इजी है। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डॉक्टर सिग्नेचर? जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें से किस भाग में डॉक्टर के हस्ताक्षर होते हैं? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या सिग्नेचुरा, जिसका शॉर्ट फॉर्म सिग्ना होता है? बताइए, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या सिग्नेचुरा, जिसको हम सिग्ना कहते हैं? बिल्कुल, प्रिस्क्रिप्शन का वो पार्ट जिसमें डॉक्टर का सिग्नेचर होता है, डिटेल्स होती हैं साइन के साथ, उसको कहा जाता है सिग्नेचुरा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम हिंदी में अशाब्दिक संचार कहते हैं, उसमें क्या आता है? टॉकिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, रीडिंग। बोलना, लिखना, शारीरिक भाषा या फिर पढ़ना। देखो, 2 तरह के कम्युनिकेशन हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था वर्बल, एक हमने पढ़ा था नॉन वर्बल, है ना? वर्बल जिसमें कि बोला जाता है, लिखा जाता है। नॉन वर्बल जिसमें बोला नहीं जाता है। तो नॉन वर्बल पूछा गया है तो उसमें टॉकिंग तो आएगा ही नहीं, राइटिंग भी नहीं आएगा, रीडिंग भी नहीं आएगा, लेकिन आएगी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उसमें कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसमें इशारों से ही समझ जाते हैं, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है ना? हाँ, सिग्नेचर और सिग्नेचुरा अलग है, वहां पे सिग्नाचुरा आएगा। तो जो प्रिस्क्रिप्शन की भाषा है ना, उसको सिग्नाचुरा कहते हैं, जिसमें डॉक्टर के साइन होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, प्रभावी संचार से निम्नलिखित में सहायता मिलती है किसमें? मिसअंडरस्टैंडिंग में, पेशेंट कंप्लायंस में, इंक्रीजिंग एरर्स, डिले इन ट्रीटमेंट। जब हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं तो क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यानी कि गलतफहमी बढ़ती है। दूसरा, रोगी की अनुपालन में कमी आती है, त्रुटियों में वृद्धि होती है, या फिर उपचार में देरी होती है। क्या होता है बताइए? अगर हम कम्युनिकेशन इफेक्टिव करेंगे, इफेक्टिव का मतलब मैं बोल रही हूँ तुम समझ रहे हो, तुम बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ, मतलब इफेक्टिव है ना, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं बढ़ेगी।
है ना, ना ही मिस्टेक्स बढ़ेंगी, ना ही ट्रीटमेंट में हो गया। हेलो, भाभी उठ गए हो आप? भैया ने वाईफाई बंद किया क्या? मेरी क्लास बंद हो गई। पूछो तो, नहीं तो मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँ कि खुद से बंद हो। चलो ठीक है, आप पूछ लेना, है ना, मैं कनेक्ट कर देती हूँ फोन से। बताओ, बैठे बैठे ही कोई बाहर से वाईफाई डिस्कनेक्ट कर देता है। हाँ, वो ये वाला ऑप्शन हटना, हट थोड़ा रह गया है। एडिटिंग में थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो सॉरी फॉर दिस। हाँ 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 हाँ। तो पेशेंट काउंसलिंग में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो पेशेंट काउंसलिंग में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उसी में से एक बैरियर यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा, गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन कभी कोई बैरियर होता है क्या? नहीं होता। लैंग्वेज डिफरेंस बहुत बड़ा बैरियर होता है। अगर भाषा का अंतर है तो पेशेंट काउंसलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना। नॉलेज, नहीं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो कभी वो रुकावट नहीं बनता पेशेंट काउंसलिंग में, ठीक है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी कभी जो है बैरियर नहीं बनती। बैरियर का मतलब होता है बाधा। तो परामर्श में बाधा निम्न हो सकती है। अच्छा संचार कौशल, गुड कम्युनिकेशन कभी बैरियर नहीं हो सकता। भाषा का अंतर जरूर बैरियर होता है ना। जो ज्ञान है वो भी कभी बैरियर नहीं होता। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कभी बैरियर नहीं होती। बैरियर होता है भाषा का अंतर। सपोज हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, या वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये जो बैरियर आता है काउंसलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत लाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन नहीं बताया? फोर्थ में ही बंद हो गया था क्या? ये है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बंद हो गया था क्या? यार पता नहीं किसने बाहर से बंद कर दिया वाईफाई, पता ही नहीं चला। फोर्थ क्वेश्चन नहीं हो पाया था क्या? जिनका नहीं हुआ था वही देख लें। फोर्थ क्वेश्चन ये था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस चीज में हेल्प करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग में? नहीं। पेशेंट कंप्लायंस में? बिल्कुल। एरर्स बढ़ते हैं? नहीं। ट्रीटमेंट डिले होता है? नहीं।
जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो बिल्कुल पेशेंट कंप्लायंस बढ़ता है, पेशेंट की हमारे साथ मैचिंग चीजें बढ़ती हैं। कोर्स करवा तो दिया था, हाँ कोर्स वाला करवा तो दिया था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। नॉन अधेरेंस लीड्स टू। नॉन अधेरेंस का मतलब दवा का नियमित सेवन न करने से निम्न परिणाम होते हैं। कौन कौन से? बेटर आउटकम्स, यानी कि दवा का हम नियमित सेवन नहीं करते हैं तो परिणाम बेहतर आता है। ट्रीटमेंट फेलियर, उपचार की विफलता हो जाती है। फास्टर रिकवरी, तेजी से रिकवरी होती है। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं आता है। बताइए बताइए, नॉन अधेरेंस लीड्स टू, नॉन अधेरेंस से क्या होता है? बताइए, नॉन अधेरेंस लीड्स टू, नॉन अधेरेंस से क्या हो सकता है? नॉन अधेरेंस से कभी भी बेटर आउटकम आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। अगर पेशेंट नियमित रूप से दवाई नहीं लेगा तो बेहतर परिणाम कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल उपचार की विफलता हो सकती है, उपचार बिल्कुल विफल हो सकता है। ठीक है, रिकवरी कभी फास्ट नहीं हो सकती नॉन अधेरेंस से। और कोई इफेक्ट ना दे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, इफेक्ट आता है अब चाहे कैसा भी है। ठीक है, तो नॉन अधेरेंस से होता है कि उपचार जो भी आप कर रहे हो वो विफल हो जाता है ना, उसके सही से इफेक्ट नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 7। फार्मासिस्ट, इसमें भी नहीं हटा है टिक मार्क। पहले मैं चेक कर लूँ, ऐसे नहीं काफी सारी स्लाइड्स में ऐसा हो और आपको दिक्कत आए, है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी 2 minutes। जस्ट अ सेकेंड। असुविधा के लिए बहुत बड़ा खेद है मुझे, है ना, जिनका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। 2 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे? 6th वाले पे आ गए थे। ये आ गया 6th। Here is your question number 7। फार्मासिस्ट रोल इन ओटीसी, यानी कि बिना डॉक्टरी सलाह के दवा बेचने में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है? पेशेंट को इग्नोर करना, प्रोवाइड प्रॉपर एडवाइस, यानी कि पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस देना दवाइयों के बारे में। सेल रैंडमली, ऐसे ही रैंडमली दवाइयों को सेल करना। रिफ्यूजेस सेल, यानी कि दवा बेचने से इनकार कर देना। जो ओटीसी होता है हमारा ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर जो हमारी ड्रग्स होती हैं, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? मरीज को नजरअंदाज करना? कभी नहीं। मनमानी ढंग से दवा बेचना? कभी नहीं। दवा बेचने से इनकार करना? कभी नहीं। उचित सलाह देना हम फार्मासिस्ट का काम होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हेल्थ स्क्रीनिंग हेल्प्स इन। हेल्थ स्क्रीनिंग आपका एक यूनिट है और वो यूनिट है यूनिट नंबर 7, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। वहीं से जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो हेल्थ स्क्रीनिंग है वो किस चीज में हेल्प करता है? ड्रग्स डिजीज को प्रिवेंट करने में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग्स की सेल में, या फिर एडवर्टाइजमेंट में। स्वास्थ्य जांच से मदद मिलती है रोग निवारण में, दवा निर्माण में, दवाओं की बिक्री में, या फिर विज्ञापन में।
स्क्रीनिंग का वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है टेस्टिंग। मैंने आपको पहले भी जब ब्लड बैंक और उसके फंक्शंस पढ़ाए थे तब मैंने आपको वहां पे बताया था कि स्क्रीनिंग का मतलब होता है टेस्टिंग करना। तो हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो किस चीज में हेल्प करता है? डिजीज प्रिवेंशन में। बिल्कुल, जब हम हेल्थ की स्क्रीनिंग कराते हैं, अपने बॉडी टेस्ट कराते हैं, रेगुलर टेस्ट चेकअप्स कराते हैं, तो हमें पहले से ही डिजीज के बारे में पता चल जाता है, जिससे हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ड्रग सेल करने से इसका कोई लेना देना नहीं है, एडवर्टीजमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन बिल्कुल सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। एबीसी एनालिसिस को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पेशेंट काउंसलिंग के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए। एबीसी विश्लेषण का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है: रोगी परामर्श, इन्वेंट्री नियंत्रण, प्रिस्क्रिप्शन लिखना या फिर निदान। एबीसी बताइए। पेशेंट काउंसलिंग बिल्कुल नहीं, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग नहीं, डायग्नोसिस नहीं। एबीसी एनालिसिस आपका रिलेटेड है इन्वेंट्री कंट्रोल से, यानी कि आपका स्टॉक मैनेजमेंट कंट्रोल से। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 10। CRM स्टैंड्स फॉर, बताइए। CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन मेथड, सेंट्रल रिकॉर्ड मेथड। CRM का पूरा नाम क्या है? ग्राहक संबंध प्रबंधन, नैदानिक रिकॉर्ड प्रबंधन, लागत कटौती विधि, केंद्रीय रिकॉर्ड विधि। बताइए। CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नॉट ऑप्शन बी, इट्स ऑप्शन ए, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। बताइए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फीफो। FEFO, एक FIFO हमने पढ़ा था, एक है ये FEFO, फीफो। मीन्स फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, फास्ट एक्सपायरी फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, फाइनल एक्सपायरी फर्स्ट ऑर्डर। हिंदी में सेम है, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, फास्ट एक्सपायरी फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, फाइनल एक्सपायरी फर्स्ट ऑर्डर। बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा फॉर पीफो? पीफो के लिए सही है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट एक्सपायरी भी हो सकता है, दोनों फुल फॉर्म सही कहलाएंगे। इसका मतलब होता है कि जो मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है, या फिर जो मेडिसिन जिसका एक्सपायरी डेट नियर बाय है, पहले उसको बेचो, ताकि जो न्यू दवाई आई है उसको बेचते जाओ। तो जो पुरानी रखी रहेगी वो एक्सपायर हो जाएगी, उसको बेच ही नहीं पाओगे। तो वो मेडिसिन जिनका एक्सपायरी नियर बाय है, पहले उनको सेल करना है, उसके बाद दूसरी मेडिसिन को सेल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हेल्थ एजुकेशन एम्स टू। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज डिजीजेस, बीमारियों को बढ़ाना, इम्प्रूव हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार करना, सेल मेडिसिन, दवाओं की बिक्री करना, रिड्यूस फार्मेसी वर्क, फार्मेसी के काम को कम करना। बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बीमारी बढ़ाना तो हो ही नहीं सकता किसी भी एजुकेशन का एम, मेडिसिन बढ़ाना भी नहीं, फार्मेसी वर्क को कम करना नहीं। लेकिन जब हम हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं तो हमारी हेल्थ अवेयरनेस और ज्यादा इंप्रूव होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शेड्यूल H ड्रग्स आर। अनुसूची H में शामिल दवाएं हैं
ओटीसी ड्रग्स आती है शेड्यूल एच में, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं, हर्बल ड्रग्स आती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं। क्या आता है शेड्यूल एच में? बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवाएं, डॉक्टर के पर्चे वाली दवाएं, हर्बल दवाएं, कॉस्मेटिक उत्पाद। बताओ। ओटीसी ड्रग्स नो, हर्बल ड्रग्स भी नहीं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी नहीं, तो शेड्यूल एच में आती है आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, यानी कि डॉक्टर के पर्चे पर लिखी हुई दवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एडीआर मीन्स, एडीआर का अर्थ क्या है? नॉर्मल ड्रग इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग, डिजायर्ड इफेक्ट, कॉस्ट ऑफ ड्रग। एडीआर अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो पता होगा कि होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अगर आपको पता हो तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है? दवा का सामान्य प्रभाव, दवा का हानिकारक प्रभाव, वांछित प्रभाव, या फिर दवा की लागत। नॉर्मल ड्रग इफेक्ट तो एडीआर नहीं होता, डिजायर्ड इफेक्ट और नॉर्मल इफेक्ट एक ही होता है, कॉस्ट ऑफ ड्रग भी नहीं, लेकिन जो सीरियस साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है दवा का हानिकारक प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Here is your next question, question number 15. पेशेंट पैकेज इंसर्ट, जिसको कि हम शॉर्ट में पीपीआई कहते हैं। ठीक है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट जिसको शॉर्ट में पीपीआई कहा जाता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन लीफलेट फॉर पेशेंट्स, मरीजों के लिए सूचना पत्रक, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसको पीपीआई कहा जाता है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, या फिर इनवॉइस जिसको कॉमन भाषा में बिल कहा जाता है। बिल और इनवॉइस सेम होता है ना। तो ये जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है ये होता है मरीजों के लिए सूचना पत्रक, यानी कि इंफॉर्मेशन लीफलेट फॉर पेशेंट्स, जिसमें आपकी जो भी ड्रग है, जो भी मेडिसिन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि आपको कब लेना है, कैसे लेना है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, सारी जानकारी सूचना उसमें लिखी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। वेंडर सिलेक्शन से आपका क्वेश्चन है। वेंडर्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वेंडर सिलेक्शन रिफर्स टू, विक्रेता चयन से आपका क्या तात्पर्य है? सिलेक्टिंग पेशेंट्स, चूजिंग सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। विक्रेता चयन से आपका क्या तात्पर्य? रोगियों का चयन करना? नहीं, हम रोगी क्यों चूज करेंगे वेंडर्स में? दवाओं के आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना? बिल्कुल। जब हम सप्लायर्स को ढूंढते हैं तो उन्हीं सप्लायर्स को वेंडर्स कहा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। दवाओं का निर्माण करना कोई रोल नहीं है। वेंडर सिलेक्शन मेनली रिफर करता है सप्लायर्स को चूज करते हैं जब हम मेडिसिन के सप्लाई के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। रेफ्रिजरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग, निम्नलिखित वस्तुओं को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता है। टैबलेट्स, कोल्ड चेन ड्रग्स जिसमें कि वैक्सीन आती हैं, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स। बताओ, निम्नलिखित वस्तुओं को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता है। गोलियां, कोल्ड चेन दवाएं जैसे कि टीके हो गए, कैप्सूल्स हो गए, या फिर केवल मलहम। ये तो सभी को ही पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर का जरूरत होता है वैक्सीन वगैरह रखने के लिए, जो कोल्ड चेन ड्रग्स होती हैं जिसको हम ठंडे टेम्परेचर के अलावा कहीं रख ही नहीं सकते, उन ड्रग्स के लिए होता है रेफ्रिजरेटर की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। टू ओपन अ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया यू नीड, अगर आपको भारत में सामुदायिक फार्मेसी खोलने के लिए आपको निम्नलिखित किस चीज की आवश्यकता होगी? ड्राइविंग लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट। भैया ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइव करने के लिए चाहिए होता है, कम्युनिटी फार्मेसी से तो इसका लेना देना नहीं है। पासपोर्ट तो विदेश विदेश घूमने जाओ तब चाहिए होता है। बैंक अकाउंट तो पैसे की लेन देन के लिए चाहिए होता है। तो कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करने के लिए आपको चाहिए होता है ड्रग का लाइसेंस, जिसे हिंदी में दवा लाइसेंस कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Important factor in vendor selection. Important factor in vendor selection. विक्रेता के चयन में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कलर ऑफ पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट्स या फिर शॉप लोकेशन? बताओ. बताइए. वेंडर सिलेक्शन में प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल देखी जाती है. उत्पादों की गुणवत्ता को ही देख के वेंडर को सिलेक्ट करा जाता है. पैकेजिंग के कलर से नहीं, एडवर्टीजमेंट से नहीं, दुकान के स्थान से भी नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेंडर सिलेक्ट करते टाइम उत्पादों की गुणवत्ता. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. पीपीआई हेल्प्स इन. पीपीआई अभी पीछे क्वेश्चन आया था, पेशेंट पैकेज इंसर्ट. वो किस चीज में हेल्प करता है? मिसयूज ऑफ ड्रग्स, दवाओं का दुरुपयोग करने में. सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन, दवाओं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करने में. ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, दवा का निर्माण करने में. या फिर प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण करने में. पीसीआई सॉरी पीपीआई, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, अभी पीछे पड़ा. तो पेशेंट पैकेज इंसर्ट का मेनली क्या हेल्प रहता है? ड्रग का मिसयूज नहीं, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ड्रग का प्राइस नहीं. सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन इज द राइट ऑप्शन.